हेल्थ टेक अभी इंडिया में किस स्टेज पे चल रहा है? इट्स हेल्थ केयर प्लस टेक्नोलॉजी। सच में ये प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व कि आपको पता चल जाए एग्जैक्ट किस टाइम पे आपकी बारी आएगी? हमने उसका जो एल्गोरिदम बनाया है विद एआई, हमारी एग्जैक्ट बारी आपको पता चल जाती है आपकी बारी कब आएगी। कुछ ऐसी कोई चीज़ है अभी जहाँ पे डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है? इंडियन गवर्नमेंट अब वो पुराना इंडिया नहीं रहा जहाँ पे डेटा बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो हमें टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। सो अगर आपने फ्राइडे को छुट्टी ले ली और मंडे को छुट्टी ले ली तो आपकी 4 छुट्टियां घट जाएंगी। का ये व्हाट द हेल आर दे डूइंग, यू नो। हाय अभिषेक, वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। थैंक यू सुप्रीत फॉर हैविंग मी हियर। जब पता चलता है कि एक इंजीनियर के साथ बैठा हूँ तो अपने पुराने इंजीनियरिंग वाले दिन भी याद आ जाते हैं। तो बट आप पक्के वाले इंजीनियर हो, मैं तो थोड़ा सा वही हूँ ना कि जिस डिग्री वाला इंजीनियर हूँ बस। Definitely, I think engineer is an engineer. You know, wherever we go, the place is our playground. You know, we have been everywhere. We are in all the industries. You know, in terms of that. So I think. हाँ, मतलब एक इंजीनियर एक ऐसा होता है कि कहीं भी फिट हो जाता है बाद में। बिल्कुल, exactly. बट यू कंटिन्यूड विद आईटी, आपने कंप्यूटर साइंस नहीं छोड़ी और आई थिंक सेकेंड ईयर ऑफ योर कॉलेज यू हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डेवलपिंग वेबसाइट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पैशन होता है, क्योंकि सीएसई में तो बहुत लोग आते हैं, आईटी में भी बहुत लोग आते हैं, बट वो सिर्फ जो पैशनेट लोग होते हैं वही आईटी को इतना लंबा परस्यू कर पाते हैं। तो वही ऑलवेज श्योर कि आप आईटी के लिए बने हो, कंप्यूटर साइंस के लिए बने हो? आई थिंक पैशन से ज़्यादा मेरी लाइफ में जिसने काम किया इट्स क्यूरियोसिटी, यू नो। सो क्यूरियोसिटी जो है कि चीज़ें कैसे चलेंगी फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट। इट गेव मी दैट थिंकिंग दैट यू नो विच मेड मी एन इंजीनियर एट फर्स्ट, एंड देन ऑफ कोर्स द पैशन टू क्रिएट वेबसाइट्स। जब मैं आई वॉज इन +1 आई टुक कंप्यूटर्स, राइट। डीएवी से हूँ तो सीबीएसई बोर्ड में होता है कि आपको +1 में सब कुछ लेना पड़ता है। And then in +1 I took computers. My curiosity was that how the website is running. Just tell me like the parts of it. क्योंकि उस स्टेज पे आपको आइडिया ही नहीं होता। एंड बैक देन यू नो आई वाज इन 2007-8, वहाँ पे तो आपको पता ही नहीं होता कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। तो आई हैड अ टॉक विद माय कंप्यूटर टीचर एट दैट टाइम कि सर मुझे बताओ कि ये चलती कैसे है। यू नो सब्जेक्ट में तो नहीं था, हम तो C++ ही कर रहे थे। Then I got to it, कि कैसे चलती है, then I started working on it. So I would say that I created my first website back in 2007-8 at that time. और उस समय वेबसाइट क्रिएशन यूज्ड टू बी अ बिग थिंग। हाँ, at that time, yes. कि अच्छा इनकी अपनी वेबसाइट है। तो जब वो बात होती थी कि www पे ये कंपनी है या इंडिविजुअल है, तो चीज़ अच्छी मानी जाती थी, बड़ी मानी जाती थी। एंड फ्रॉम दैट यू हैव इवॉल्व्ड एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years यू आर रनिंग एन आईटी कंपनी इन मोहाली डूइंग ग्लोबल प्रोजेक्ट्स। और आप हेल्थ टेक स्पेस में शुरू से आपने जैसे बताया कि ट्रिगर कहाँ से हुआ था और हेल्थ टेक स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हो। ये पहले तो आप ये बताओ ये हेल्थ टेक होता क्या है और हेल्थ टेक अभी इंडिया में किस स्टेज पे चल रहा है? सो हेल्थ टेक जो है इट्स हेल्थ केयर प्लस टेक्नोलॉजी। सो हेल्थ केयर प्लस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपने टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर डाल दिया। जैसे पुराने ज़माने में आज भी काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं पेन पेपर यूज़ कर रहे हैं, आपकी वही उसी तरह से चल रहा है सब कुछ प्रोसेस। तो उसको आपने टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर दिया, वेदर इट इज़ द सॉफ्टवेयर और द आईओटी। सो आप सब कुछ इंटीग्रेट करके चलते हो, उसी को हेल्थ टेक कहते हैं। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स अभी ऑफ लेट एक बड़ा फेमस टर्म बना है और जैसे प्रिस्क्रिप्शन पे भी अब नया हम जाते हैं, कई बार डॉक्टर्स दे राइट और आपको एसएमएस पे आपकी प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है। ये सब चीज़ें ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जो है। बट व्हेन वी गो टू कंट्रीज लाइक चाहे इंग्लैंड जाए, यूके जाए या यूएस जाए, तो वहाँ पे ये बड़ा इवॉल्व स्पेस दिखता है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। बट अभी भी ट्रेडिशनली मैक्सिमम इंडिया में पेन पेपर पे ही होता है, पर्ची लेके घूम रहे होते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है। तो ये किस स्टेज पे है और ये अभी इस लेवल पे क्यों नहीं इवॉल्व हो पा रहा है इंडिया में? देखिए, इंडिया जो है वो यूएसए नहीं है, वो इंग्लैंड नहीं है। ये इंडिया जो है वो सिर्फ और टेकीज़ का नहीं है जो सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, जिनके सबके हाथ में फ़ोन है, राइट। वी हैव अ वास्ट population
जिनको फ़ोन नहीं यूज़ करना आता, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अभी थैंक्स टू यूपीआई एवरीबडी हैज़ इट, बट अभी भी काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक चीज़ें ही फ़ोन पे करते हैं। उनके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना जो कागज़ वाली है वो शायद ज़्यादा इजी होगा कुछ एरियाज़ में, जहाँ पे वो मोबाइल के साथ प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे। वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा वो अपनी जितनी भी फाइल्स की है। तो अभी हेल्थ टेक उस स्टेज पे है, बट आई थिंक आने वाले टाइम में everyone would be there because things will be going to be very easy in this space. जैसे आपने एक और वो करके शुरू किया है अभी, तो हेल्थ टेक में, एंड यू वांट कि प्रिस्क्रिप्शन से इजी हो जाए कि और पेशेंट को ये भी पता चल जाए कि उनकी कितनी देर में बारी आएगी। ये बारी वाला तो प्रॉब्लम सच में है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, अपॉइंटमेंट चाहे 9 बजे की हो, बारी 10 बजे ही आती है या उस हिसाब से। और कई बार तो ऐसे होता है कुछ हॉस्पिटल्स में, जब लोग ये सोच के जाते हैं कि हाफ डे लेके जाते हैं कि पता नहीं बारी कब आए, जब भी अपॉइंटमेंट हो, एंड विच वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। तो ये क्या मतलब सच में ये प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व, कि आपको पता चल जाए एग्जैक्ट किस टाइम पे आपकी बारी आएगी, या टेंटेटिव भी पता चल सकता है? हमने उसका जो एल्गोरिदम बनाया है विद एआई, हमारी एग्जैक्ट बारी आपको पता चल जाती है आपकी बारी कब आएगी। देखिए प्रॉब्लम तो है ही, आज जितने भी हेल्थ टेक में प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से बने हुए हैं। पेशेंट की किसी को नहीं पड़ी, पेशेंट की टाइम की किसी को नहीं पड़ी। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, बिकॉज वी आर अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और हमारा गोल है 2047 तक खुद को विकसित देश बोलने का, राइट। उसके लिए हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी कि हमें जितना भी पार्ट है चीज़ों का, जितनी भी टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, हमें अपनी पॉपुलेशन की एक एक मिनट की वैल्यू करनी पड़ेगी, वेदर इट इज़ हेल्थ टेक और बाकी भी स्पेसेस में। तो इसीलिए हमने ये सिस्टम बनाया जहाँ पे पेशेंट को भी हमने बीच में ही अपने साथ इंटीग्रेट करा कि उनकी भी टाइम की उतनी ही वैल्यू हो जितनी डॉक्टर की टाइम की है। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि एलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो अब हम जब बात करते हैं, कई बार हर बंदा बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वेराज इवन आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल वो आर डूइंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, वो कहते हैं हमारे पास है टाइम। तो ऐसा कहा जाता है। वेराज बट एट द सेम टाइम दे वांट टू कंट्रोल देयर ओन टाइम। अब आप ये कह रहे हो कि जिसके पास पैसा होता है वो थोड़ा टाइम भी कंट्रोल ज़्यादा कर लेता है, ये एक रियलिटी है, पैसा या पावर हो। बट वेराज जब कोई पेशेंट जाता है, अब मैं ज़्यादा एग्जांपल लेता हूँ सरकारी अस्पतालों का ही। अब सरकारी अस्पतालों में जब कोई एक पर्ची बनाता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो जब लेके जाता है तो ओपीडी पे जब वेट करता है उसको एक नंबर लिख के दे दिया जाता है। अब वो नंबर जो होता है वो बाद में कई जगह तो आजकल वो लग गए हैं कि नंबर फ्लैश होता है और आपकी बारी जाती है, कई जगह अभी भी अनाउंस किया जाता है पुराना है कि ये नंबर है जी, आ जाओ आ जाओ। और अगर आप बाई चांस वहाँ पे आप वॉशरूम ब्रेक पे भी चले गए, नंबर चला गया तो हो गया काम। अब ये ऐसे हॉस्पिटल्स में ये कैसे पॉसिबल है? ये हो सकता है वहाँ पे भी? बिल्कुल बिल्कुल, और हो भी रहा है। देखिए आभा जो है, जो हमारा NHA का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ से हम सब कुछ चीज़ों को बेटर कर लेंगे। आभा के साथ जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में अब आभा लगने लग गया है, वहाँ पे सब में टोकनाइजेशन भी स्टार्ट हो गई है। आने वाले टाइम में जस्ट लाइक UPI बहुत सारी ऐप्स हैं इंक्लूडिंग आर्स, जहाँ पे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बुकिंग भी अपनी ऐप से कर पाओगे। आपको जाने में लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कर रहे हैं ट्रैकिंग के साथ सिस्टम, वी विल अलॉन्ग विद वर्किंग विद GOI वी विल मेक अ सिस्टम जहाँ पे हम वो भी ट्रैकिंग पॉसिबल कर पाएँ। दैट्स आवर गोल। अभी इंडिया में कंप्लाइंसेस भी ज़्यादा नहीं चलती, तो हिपा की तरह अभी इंडिया में कोई ऐसी कंप्लाइंसेस नहीं है। तो एक प्राइवेटाइज करने में हमेशा गवर्नमेंट को भी ये रहता है, या कुछ ऐसी चीज़ें कि प्राइवेट सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कि कहीं ना कहीं डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो उस केस में अभी हेल्थ टेक स्पेस कितना इवॉल्व है इंडिया में, और क्या वो कुछ ऐसी कोई चीज़ है अभी जहाँ पे डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बट आई थिंक जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेकर आई है, अगर मैं उसकी बात करूं, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं।
इंडियन गवर्नमेंट अब वो पुराना इंडिया नहीं रहा जहाँ पे डेटा बहुत इजीली मिल जाएगा। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि जैसे शार्क टैंक पे हम देखते हैं कि कोई पिच आई थी और उन्होंने बोला मैंने 700 रुपये में डेटा ले लिया करोड़ों लोगों का और मैं मैसेज भेज रहा हूँ, वहाँ पे भी ट्राई का बहुत बड़ा रोल आ गया है। आज SMS व्हाट्सएप करना भी इतना इजी नहीं है जितना पुराने ज़माने में होता था कि आपने लाखों करोड़ों लोगों को SMS भेज दिए। वहाँ पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। और साथ में हेल्थ टेक की स्पेस में जहाँ डेटा की बात है, गवर्नमेंट जो है वो कर रही है कि जितनी प्रिस्क्रिप्शंस हैं डॉक्टर्स की वो सीधा ही गवर्नमेंट के सिस्टम में अपलोड हो जाती हैं। तो डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। अगर आपने एक डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाया है और आप अगर दूसरे डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रिस्क्रिप्शंस दिखाना चाहते हो, सो फर्स्ट जो सेकंड डॉक्टर है वो आपसे कंसेंट लेगा। वो आपकी ऐप में आएगा कि आपने कंसेंट देना है अपने डेटा का या नहीं देना। अगर आपने कंसेंट दे दिया तभी वो डॉक्टर भी आपकी प्रिस्क्रिप्शंस देख पाएगा। तो बहुत अच्छा सिस्टम है जो गवर्नमेंट बना रही है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे और इवॉल्व होगा सिस्टम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हो, यू स्टार्टेड विद वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेंट इनटू अदर डेवलपमेंट्स एज वेल, तो ये हेल्थ केयर ही क्यों माइंड में आया आपके स्पेस कि हेल्थ टेक में कुछ करना है? और इतनी और लाइन है, नॉर्मली क्या होता है कि जो जो इस लाइन से हों उनका ध्यान रहता है उस तरफ, आपका रुझाव कैसे इस तरफ आया? देखिए, हेल्थ केयर के दो पहलू हैं, राइट। एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है। तो पेशेंट तो मैं हूँ ही, हम सब पेशेंट्स हैं। हाँ जी। तो हमें उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है कि क्या हम उस एंगल से देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि सब लोग डॉक्टर के एंड से चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कैसे क्लिनिक मैनेज होगा, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं हॉस्पिटल के। पेशेंट के एंड पे नहीं देख पाते लोग। और हेल्थ टेक का ऐसा है कि एक आपका पैशन होता है। दिस इज़, अगर मैं इंजीनियर नहीं होता तो शायद मैं डॉक्टर होता। आई एम दैट पैशनेट अबाउट हेल्थ केयर। तो वहाँ से शायद वो निकल के आया कि हेल्थ टेक की तरफ जाना है। ओके, एंड मतलब हाउ आर यू सीइंग कि ये फ्यूचर कैसे बदलने वाला है? मतलब अगले 5 साल तक हमारा हेल्थ केयर स्पेस या हेल्थ टेक स्पेस कैसा होगा? आई वुड से कि जैसे UPI ने दुनिया बदली है, हमारा देश बदला है, इसी तरह से 5 साल में हेल्थ टेक विल बी द नेक्स्ट गेम। हर डॉक्टर को अपनी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करनी ही पड़ेगी अगले 5 साल में। कोई ये जितना भी अगर बोलें कि कुछ एक आधा % जो हैं जो फ्रॉड चलता है, हेल्थ केयर वैसे बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, सब कुछ बहुत क्लीन है, बट कहीं ना कहीं जो 1-2% लोग हैं जो कर रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा। आपको एक बहुत अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज़ गेटिंग इनटू इट। कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करे? क्योंकि एआई की बात करते हैं कि एआई हर चीज़ में आ रही है, मशीन लर्निंग की वजह से मतलब एआई बहुत तेज़ी से इवॉल्व भी हो रहा है। बट जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, इनफैक्ट अभी पीछे आई वाज इन अ टॉक में एक पैनल में था, तो हम बात कर रहे थे कि क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे फास्ट हो सकते हैं और चीज़ें कैसे हो सकती हैं। बट जब हम रेगुलर उसकी बात करें, हम डे टू डे यूज़ की, जब जहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में एआई किस वे में सबसे बेस्ट यूज़ किया जा सकता है? जैसे आपने एक बताया कि ये वाला पॉइंट जो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि आपको टाइम का नहीं पता चलता, बट और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बड़ी हैं इस समय और वो एआई से और टेक से सॉल्व हो सकती हैं हेल्थ केयर में? आपने कोई कुछ ऐसी आइडेंटिफाई करके रखी हैं? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो AI के अंदर जो हेल्थ टेक का जो AI का जो हेल्थ टेक में रोल है, राइट, उसमें 2 पहलू हैं अगेन। एक AI है जो आपने डॉक्टर्स को दे दिया, आपने डॉक्टर्स को एम्पावर कर दिया कि हाँ जी मैं, अब देखिए, अब आफ्टर कोविड हम सबको रियलाइज़ हुआ कि लाइफ कितनी नाजुक अनप्रेडिक्टेबल है ना, कि कैसे हम लोग कितनी इजीली वी कैन बी डिफीटेड। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी एक डॉक्टर के शायद प्रैक्टिस में आती ही नहीं, उसके लाइफ साइकिल में आती ही नहीं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उनके नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं हैं, तो वो वहाँ पे AI उनको एम्पावर करता है आइडेंटिफाई करने में कि आपके सिम्टम्स ये हैं और इनको ये डायग्नोसिस जो वो हो सकता है। एक तो AI का ये रोल रह जाता है आपकी रिपोर्ट्स इजीली रीड करने में। आप देखोगे डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत कम डॉक्टर्स हैं जितने हमें आज की डेट में चाहिए, राइट। तो उस तरह से जहाँ पे AI की इन्वॉल्वमेंट है, वो एक तो उनका प्रोसेस फास्ट कर देगा उनको। अगर एक नॉर्मल रिपोर्ट की बात है तो AI बता देगा कि जी इसमें 4 चीज़ें ही देखने की ज़रूरत है आपको,
बाकी तो सब नॉर्मल है। आप ये चीज़ों को देखो, वहाँ पे टाइम बचेगा डॉक्टर का, डिजीज़ आइडेंटिफाई करने में टाइम बचेगा डॉक्टर का, और अच्छा एक केयर प्लान देने में पेशेंट को हेल्प होगी। और दूसरा जो पहलू है एआई का, जहाँ पेशेंट के पार्ट्स है, पेशेंट भी अपनी तरफ से अगर एआई के ऊपर हम अच्छी ट्रेनिंग दें, कुछ ऐप्स हैं भी जो कर रही हैं ऐसा, जहाँ पे एआई ही आपको डायग्नोस करके दे देता है। ऑल्दो आई वोंट रिकमेंड इट, गो टू ए डॉक्टर ऑलवेज, बट अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हो तो कहीं पे आपको एआई डॉक्टर मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को घर बैठ के, आप रेदर देन खुद की एक्सपेरिमेंट करो। बट इवेंचुअली आई वुड से एवरीबडी शुड गो टू डॉक्टर व्हेन देयर इज समथिंग ऑन देयर बॉडी। क्योंकि जब तक आई थिंक एआई उस लेवल पे इवॉल्व और मॉनिटर्ड नहीं होगा चेक, तब तक आई थिंक वो एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, और इट कैन बी डेंजरस टू इन अ वे। तो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना अभी एआई भी थोड़ा सा उस स्टेज पे है। तो यही कंसर्न्स मैं उसमें, जैसे एक्यूरेसी किस लेवल पे आ सकती है। अब मैं ऑर्वो की बात दोबारा करूँगा, ये नाम कैसे रखा पहले तो? So Orvo is actually came from a Dutch word Orvus. Orvus को जो है डच में उसका मतलब होता है डॉक्टर। ओके। तो हमने ऑर्वस का ऑर्वो रखा, तो इसको चेंज कर दिया। पहले हमारा सॉफ्टवेयर का नाम iOrvus ही था, बट वो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था तो हमने उसको काट के ऑर्वो कर दिया। ओके। अब इसमें अगेन एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जा सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मेरी स्लिप बन गई, और मुझे नहीं पता मेरे आगे कितने पेशेंट हैं। अब कैसे पता चलेगा कि मेरी 9:40 के आसपास ही बारी आएगी? तो उसमें एक्यूरेसी कितने परसेंटेज तक आ जाती है? हम लोग 5-10 मिनट्स तक की एक्यूरेसी में बता देते हैं कि कब आपकी बारी आएगी, और हमारा सिस्टम ये भी बता देता है कि आपके आगे पेशेंट्स कितने हैं। अच्छा। तो आपका सीरियल नंबर क्या है, अभी सीरियल नंबर क्या चल रहा है, आपका टाइम कितनी देर में आएगा, वो सब आप ट्रैक कर सकते हो और वो के अंदर। तो पर इसमें जैसे एक और पॉइंट है, जैसे कई हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए वो एंट्री करनी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो वो कहते हैं कि यार लिख के ही कर लो, इतने पेशेंट है, कहीं हो गए तो 100 पेशेंट एक दिन में या 150 पेशेंट भी देखते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो फिर वो कैसे उनके लिए बर्डन नहीं बन जाता टेक्नोलॉजी यूज़ करना? नहीं, एक्चुअली हॉस्पिटल्स को मे भी लगता होगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए काफ़ी टीयर 2 टीयर 1 सिटीज़ में तो हर बंदा स्मार्टफोन चला लेता है लगभग, है ना। मेजरली बड़ा तबका जो है स्मार्टफोन चला लेता है। जब आप ऐसे सिस्टम्स बना लेते हो जहाँ पे आपका जो पेशेंट है घर से अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है, सेकंड जो हमने करा है और वो के अंदर हमने सेल्फ कियोस्क्स इंट्रोड्यूस करे हैं। जस्ट लाइक यू गो टू मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग। आज देखोगे आप मैकडोनल्ड्स में अगर चंडीगढ़ में जाके, तो मुझे नहीं लगता कोई काउंटर पे जाके ऑर्डर दे भी रहा होगा। हर बंदा स्क्रीन पे टैप टैप टैप, Yes. ऑर्डर डन, बात खत्म। सेम हमने ऑर्वो के साथ किया। हमने अपनी मैन्युफैक्चर करी है स्क्रीन कियोस्क, जहाँ पे सेम ही तरीका है। आपको जैसे आप मैकडोनल्ड्स के अंदर ऑर्डर देते हो, वैसे ही आप अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल जाके बुक कर सकते हो। उससे भी ईजी एक्चुअली। पर जैसे अब ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं, सारा कुछ है, टेलीमेडिसिन भी आ गया है, तो डोंट यू थिंक कि टेलीमेडिसिन ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए रादर देन इन पर्सन वो वाला? तो आपका इस तरफ नहीं गया कि मैं टेलीमेडिसिन की तरफ कुछ करूं, और ये वाला तो चलो अब यहाँ दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड, इसको ख़त्म किया जाए और कोशिश इस तरफ लेके जाया जाए? तो ऐसा नहीं कभी ध्यान में आया कुछ? देखिए, टेलीमेडिसिन और वो का पार्ट है, बट अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो जैसे कि हमें लगा था, अगर मैं एक एग्जांपल कोविड की ओर देना चाहता हूं, सब लोगों को लगा अब स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। हर इंस्टीट्यूट शुरू हो गया कि भैया हम तो ऑनलाइन देंगे और वी विल चार्ज यू लैक्स ऑफ रुपीस। ऑनलाइन क्लासेस आई, बूम आया 1-2 साल में। आज वो कंपनीज कहाँ पे हैं? इंडियंस को, या इंडियंस अगर मैं नहीं बोलूँ, इंसान को बदलना बड़ा मुश्किल है। और जहाँ पे बात आती है आपकी एक सेटिस्फेक्शन की, तो शायद डॉक्टर के पास जाके ही आती है तसल्ली तभी आती है। हाँ, नहीं, दैट्स अ ट्रू फैक्ट के। बट एक और चीज़ माइंड में आता है कि क्या इन फ्यूचर में ये टेक कंपनीज ही हेल्थ केयर स्पेस को डोमिनेट करेंगे? ये रियलिटी है या फिर मतलब इट विल बी जस्ट अ पार्ट ऑफ इट? वी विल बी पार्ट ऑफ इट एक्चुअली। आई थिंक हम लोग करेंगे भी नहीं और करना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग सबको साथ में लेके जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें हर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर जो है साथ में जुड़े। Whether it is the doctor, the patient, the pharmacy, the labs, the ambulances,
every part of this health care system, we want to integrate everything in us. We want to be like, वैसे तो बोलना अगर मैं चाइनीज स्टार्टअप का या कंपनी का नाम लूंगा तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, बट आई वुड से वी वांट टू बिकम द वी चैट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, वेयर वी आर डूइंग एवरीथिंग. बट अगेन वही फिर वो टेक जो कंपनीज़ हैं वही डोमिनेट कर रही हैं. तो अब क्या कि जो हेल्थ केयर कंपनीज़ हैं वो भी अपने आप को टेक की तरफ ही मूव कर रहे, टेक कंपनीज़ बनने की कोशिश कर रही हैं, या उनको करना पड़ेगा जो नहीं भी कर रही? आई थिंक उनको करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप टेक्निकल नहीं हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हो, आप पीछे रह जाओगे. क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो वही कर रही है. आज अगर आभा आया है NHA के साथ में, तो आभा के साथ तो आपको वेदर यू आर टेक्निकल और नॉट, इवन फॉर द डॉक्टर्स, आने वाले 5 साल में सारी चीज़ें अपलोड होंगी. तो आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा. आप रजिस्ट नहीं कर सकते. आज अगर आप पेन पेपर से हो तो आपको शायद फ़ोटो खींच के डालनी पड़ेगी प्रिस्क्रिप्शन की, बट आपको करना पड़ेगा. वो मैंडेटरी हो जाएगा, या फिर दुनिया इस तरह से चल पड़ेगी. जैसे आप देखते हो कि UPI के साथ अब कैश कैरी कहाँ करते हैं. हालांकि गवर्नमेंट ने नहीं बोला, हमें मना नहीं किया कि कैश मत रखो, बट हम कैश कैरी नहीं करते क्योंकि हमारी फितरत चेंज हो गई है. हमें है कि फ़ोन निकाला, चलो स्कैन किया, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो 5 स्टार होटल है, तो हम सीधा उधर जाते हैं, स्कैन करते हैं, पेमेंट कर देते हैं. वी अडेप्टेड. दैट इज़ वेयर द हेल्थ केयर कंपनीज, हेल्थ टेक विल बी पार्ट ऑफ देम एज वेल इन ऑल एस्पेक्ट्स. आप पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से मोहाली में IT कंपनी चला रहे हैं. तो एज एन इकोसिस्टम मोहाली कितना इवॉल्व हुआ है फॉर IT जब आपने शुरू किया था और आज की डेट में अगर आप देखो, और क्या हम कहा जाता है कि हमारा अगला गुड़गांव या बेंगलोर बन रहे हैं? आई थिंक हम बन जाएंगे. मुझे लगता है कि अगर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है अभी, और जो फॉर एग्जांपल जो IT सिटी बन रही है, इट्स अमेजिंग प्रोजेक्ट, और बहुत ऑर्गेनाइज बन रही है जो 83 सेक्टर में है. तो जैसे ही वो धीरे धीरे वहाँ पे और कंपनीज आएंगी, आई थिंक मोहाली विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल विद दैट. तो अगर हम उसी पॉइंट में वापस आते हैं कि मोहाली जैसे अब अगला वो बन रहा है उस हिसाब से, तो चैलेंजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स क्या है मोहाली को ये बनने में? आपको क्या लगता है कि और क्या बदलाव लाना पड़ेगा, मतलब इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी और इन जनरल ऑल्सो, कि विच यू सी एज कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी या आ सकती हैं, या ये थोड़ा स्लो डाउन कर सकती हैं हमारे, मतलब वो नेक्स्ट हब बनने के लिए? आई थिंक एक चीज़ जो मुझे लगती है जो IT इंडस्ट्री में जो मोहाली में लैक करता है इज़ द टैलेंट हेयर. वी नीड टू रिटेन द गुड टैलेंट. वो सिर्फ मोहाली की बात ही नहीं है, हर सिटी की बात है, और इंडिया की भी एज ए बात है कि हम टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने देश के अंदर, अपनी सिटी के अंदर. तो रिटेंशन ऑफ टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम उनको अच्छा पेस देंगे, अच्छे से उनको इन्वायरमेंट देंगे एक हेल्दी, उनको फ्रीडम देंगे थोड़ा सा काम करने का, तो आई थिंक हमारा जो टैलेंट है वो वहीं रुकेगा. और वो जो है वो मोहाली की कंपनीज़ में वो लैक करता है. हम टैलेंट को रोक नहीं पा रहे कि अपना जो टैलेंट है वो गुड़गांव जाता है, हमारा टैलेंट बेंगलोर जा रहा है. तो वो रीजंस हैं जहाँ पे वो हमें काम करने की ज़रूरत है. क्या हम पैसे कम देते हैं? मोहाली में हम पैसे कम देते हैं. हम मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम एज ए IT इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि मोहाली में सैलरीज कंपेयर टू गुड़गांव और कंपेयर टू बेंगलोर कम है. जैसे मोहाली में कई बार कुछ जितने भी एंटरप्रेन्योर्स ये बोलते हैं कि मोहाली में खर्चे भी कम है, तो उस हिसाब से हम यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से देते हैं. तो वेर एज जब गुड़गांव जाओ अगर पैकेज बढ़ते हैं तो खर्चे भी उतने बढ़ जाते हैं. तो ये कितना जस्टिफाइड है? आई थिंक पैरिटी तो आती है ना. वो तो चीज़ें कहीं ना कहीं आई थिंक वो एम्प्लॉई के माइंड में भी रहता है. हमारे सिर्फ एज ए बिजनेस ऑनर की बात नहीं, एम्प्लॉई को भी लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, सैलरी शायद मुझे ज़्यादा मिल जाएगी, बट मेरे एक्सपेंसेस इतने हो जाएंगे, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा, मैं शायद अपनी आधी ज़िंदगी ट्रैफिक में ही गुजार दूंगा. तो वो चीज़ें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इसीलिए जो थोड़ा टैलेंट बचा है इसी वजह से रुका हुआ है. तो ये टैलेंट मोहाली में कैसे रहे, उसके लिए क्या आपको लगता है कि क्या करने की ज़रूरत है हर लेवल पे, और टैलेंट को भी क्या समझ के रुकने की ज़रूरत है? आई थिंक कंपनीज़ को बहुत काम करने की ज़रूरत है. हमारे एंड पे हम क्या करते हैं कि वी मेक श्योर डैट कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो. आई थिंक वी विल बी द वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स
नहीं होती, हमारी कंपनी में पॉलिटिक्स नहीं होती। बहुत सारी कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट्स में पॉलिटिक्स होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में होती है। वी ट्राई टू मेक श्योर कि वहाँ पे वो जो है वो पार्ट ना हो। हमारा सिस्टम जो है हमने बनाया है रैदर एक तो लर्निंग सिस्टम है, कोर्सेज हैं, whether you nurture them with your training, whether you get great talent to nurture the other talent, right? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड का कल्चर भी मोहाली में नहीं है कंपनीज़ में। आज आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो शायद 2 कप चाय भी नहीं पिलाती अपने एम्प्लॉय को, आप देखिए। और अब मुझे इस बात पे हंसी आती है कि वो क्यों नहीं करते। देखिए, आप अगर अपने टैलेंट को नर्चर नहीं करोगे और उनको आप इनको फूड या बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दोगे, तो वो बंदा आपके आसपास जो होगा, कैफ़े वाला, कोई नीचे कोई फूड जॉइंट होगा, वो वहाँ जाएगा। ब्रेक तो चाहिए, खाना भी खाना है, 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट है, राइट? वो अपना कितना वक्त वहाँ ज़ाया करता है। और कंपनीज़ को ये बात समझ में नहीं आती। उनको लगता है शायद एक कॉफ़ी का कप ज़्यादा महंगा है रैदर देन कि वो एम्प्लॉय नीचे जाके अपना टाइम ख़राब करे। एक तो उसका मेंटली भी हो गया कि कंपनी केयर नहीं करती, और एक उसने अपना जो है कंपनी का भी नुकसान हुआ। तो आई थिंक वहाँ पे हमें ज़रूरत है उन चीज़ों को लाने की। ये वेस्ट से सीखने की ज़रूरत है कि आप अपने एम्प्लॉय को पैम्पर कैसे करते हो। वो मोहाली की कंपनीज नहीं करती। आपने इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काफ़ी काम किया है। ऐसा क्या है वेस्ट जो अपने कल्चर में इम्बाइब करता है जो इंडिया इस समय अभी भी बहुत लैक करता है, और जिस वजह से वो एक एडवांटेजियस सिचुएशन में हमेशा रहते हैं? जैसे आपने बताया कि पैम्पर नहीं करते, ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो अगर ऑर्गेनाइजेशन समझें और उसको अडाप्ट करें तो ऑब्वियसली द ग्रोथ विल बी फास्टर? आई थिंक हम इंडियंस ना बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट में घुस जाते हैं। मैनेजर जो होगा वो आपका दिनचर्या से लेके सब देखेगा कि भैया ये काम इतने बजे करना है, ये ऐसे है। और वो माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो इंडिया को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है। वहाँ पे हमें वेस्ट से सीखने की ज़रूरत है, बोथ वेज एक्चुअली, नॉट जस्ट फ्रॉम द कंपनीज एंड, वी ऑल्सो नीड टू गेट इट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एंड की। वहाँ पे भी हमें अपने आप को सेल्फ जो है तैयार करने की ज़रूरत है कि हमें बारी बारी बंदे को आके पकड़ना ना पड़े कि काम कर, मैं खुद से काम करूं। कि मैंने ये एम्प्लॉय से आने की ज़रूरत है और कंपनी से आने की ज़रूरत है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट बंद कर दे। माइक्रो मैनेजमेंट मत करिए आप किसी भी एम्प्लॉय की। आप उनको टाइम दीजिए, आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए। हाँ, ये नहीं है कि खुला कह सकते हैं कि अभी हम आई थिंक उस लेवल के नहीं बने हैं। वंस एम्प्लॉय गेट्स टू इट, हम वैसा भी हो जाएंगे कि आप छोड़ दीजिए, जैसे दीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे डिफरेंस व्हाट आई हैव सीन इवन बिटवीन बैंगलोर एंड मोहाली, तो इवन इफ कंपनीज दे गिव दैट काइंड ऑफ कल्चर, तो वो कहते हैं ना कि उंगल फड़ाई बाँ काट ली है, वो वाला हिसाब तो यहाँ पे बहुत है। वेयर एज इन बैंगलोर व्हाट आई हैव सीन इज पीपल रिस्पेक्ट दैट एंड दे यूटिलाइज इट। एंड मैं जैसे कनाडा यूएस में अगर देखता हूँ तो वहाँ पे मतलब लोग बिल्कुल इसको एज अ पर्क लेते हैं एंड दे अप्रिशिएट दैट। और ये दोनों साइड से है। कंपनी भी अगर कर रही है तो वो जैसे होता है ना, दोनों हाथ से ताली बजती है या दोनों हाथ से हैंडशेक दोनों साइड से होता है। तो ये कि कल्चर भी कैसे आए मोहाली में, क्योंकि ये कल्चर उस लेवल पे भी बहुत बड़ा मिसिंग है अभी। लाइक फॉर एग्जांपल इवन इफ आई ट्राई टू डू सर्टेन थिंग्स आई हैड टू, मुझे कुछ चीज़ें बंद भी करनी पड़ी, क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि वो उल्टा हो गया था कि मतलब जैसे होता है ना कि एक चीज़ आपने पकड़ा दी तो वो फिर वो चली जा रही है। फिर ये लगा कि यार पीपल आर येट नॉट रेडी फॉर दिस, आई विल डू इट इन अ सर्टन वे, आई वांट टू ब्रिंग इट बैक, बट मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि वो मुझे कल्चर या वो चीज़ दिखे। नो डाउट थिंग्स आर चेंजिंग, द न्यूअर जनरेशन इज़ अभी चीज़ें बदल रही हैं उसमें, बट स्टिल अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है। ये क्या होना चाहिए, कैसे बदले ये? देखिए, मेरा मानना है कि पॉलिसीज़ जो होती हैं किसी कंपनी की, वो मैनेजमेंट नहीं बनाती, वो एम्प्लॉय बनाता है। क्योंकि मैनेजमेंट एक सेट ऑफ रूल्स बनाती है, फिर वो देखती है कि उससे क्या इफेक्ट आया, क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो मैनेजमेंट जो है वो सारे लूपहोल्स कवर करती पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट हो जाती है कि वो लगता है कि यार ये अब गले की हड्डी बन गई है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे आप जो गैप है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, वो रिड्यूस होगा जब आप उनको
उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। देखिए, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी फिज़िकल हेल्थ का भी जितना हो सके ध्यान रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उनको पैम्पर भी करना पड़ेगा चीज़ों के साथ, राइट। और जब ये होगा तो शायद एम्प्लॉई से हम एज ए कंपनी हमारा भी रहता है कि भाई हमें वो चीज़ मिलती है, हम करते हैं तो हमें वो डेफिनेटली वो दिखता है असर उसका, कि हम लोग एम्प्लॉय को नहीं बोलते कि जी आज तू 9 बजे 5 मिनट पे आया था, तेरी आधी सैलरी कट लेगी। काफ़ी कंपनी आधी सैलरी काट लेते हैं। एंड देयर इज़ अ वेग रूल इन मोहाली विच आई हेट बीइंग एन एम्प्लॉयर, सैंडविच पॉलिसी। सो अगर आपने फ्राइडे को छुट्टी ले ली और मंडे को छुट्टी ले ली तो आपकी 4 छुट्टियाँ कट जाएंगी। ये व्हाट द हेल आर दे डूइंग, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग दैट। नहीं, एक और चीज़ मैं आपसे जैसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आईटी जो है, आईटी को एक्सपोजर फिर भी बाहर का है क्योंकि क्लाइंट वहाँ के हैं, वैसा कल्चर होता है। वेयर एज अदर इंडस्ट्रीज दे आर रीलिंग अंडर द प्रेशर क्योंकि वहाँ का एक्सपोजर ही नहीं है, डोमेस्टिक एक्सपोजर है, वो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं, वही चलता आ रहा है। तो अब ये थोड़ी सी अलग से आउट ऑफ उसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा आईटी इंडस्ट्री से क्या सीखने की ज़रूरत है बाकी इंडस्ट्रीज़ को, और जिस वजह से, क्योंकि आईटी इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड ऐसा नहीं है, और नंबर्स में भी ग्रो कर रहा है, वैसे भी डोमिनेंट इंडस्ट्री है इन अ लॉट ऑफ वेज। तो व्हाट अदर इंडस्ट्रीज कैन लर्न फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, स्पेशली यही जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट को लेके या टीम मैनेजमेंट को लेके? आई थिंक फर्स्ट थिंग विच वी ऑल नीड टू लर्न इज़ टू वैल्यू टाइम। हमारे इंडिया में अगर किसी को आपने पार्टी में 5 बजे बुलाया ना, तो वो 7 बजे ही आएगा। वो अभी भी है, उसको लगता है कि भाई 7 बजे शुरू होगी, और होती भी ऐसे ही है। वो हमें एक टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो हमें टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग अपना कैलेंडर मैनेज करते हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपना कैलेंडर मैनेज करना चाहिए। एक बात जो मैंने एक अपने मेंटर से सीखी थी कि अगर आप कैलेंडर मैनेज करना भूल गए हो, तब भी आप पास्ट में जाके अपने कैलेंडर को ब्लॉक करना से स्टार्ट करो। कि अगर आज मैं आपसे शो करने आया हूँ तो मेरे कैलेंडर में वो आज बुकड है कि मैं बिज़ी हूँ, मेरी पूरी टीम को वो कैलेंडर शेड है, मेरे सारे क्लाइंट्स को वो कैलेंडर शेड है, तो दे नो कि वो दिस टाइम पे ही इज़ बिज़ी। और वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमें अपने आप को और किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। टाइम जो है वही, जैसे बात करें 24 घंटे हैं, आप कैसे मैनेज करते हो, वो इसी तरह से करना चाहिए कि आप कैलेंडर को, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, पास्ट में जाके आप शुरू करो कैलेंडर को ब्लॉक करना कि आज मैं द सुप्रीत शो पे हूँ, तो ये अगर मैं कल होता, मैंने नहीं डाला होता, तो मैं कल डेट में जाके डालता कि जी मैं इस टाइम से इस टाइम तक सुप्रीत जी के साथ शो में बैठा था। जैसे कैलेंडली एक ऐसी ऐप है कि बहुत आईटी कंपनीज काफ़ी यूज़ करती हैं, और उसमें यू कैन ऑल्सो लुक एट के कौन सा स्लॉट फ्री है। तो ये जैसे स्लैक बहुत यूज़ करता है आईटी, बहुत ऐसे चीज़ें हैं। मैं पीछे 3 महीने के लिए एक कोहोर्ट प्रोग्राम के लिए कनाडा में था, तो लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्नड, एंड मेरे साथ जितने भी लोग थे सब आईटी कंपनीज रन कर रहे थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मुझे ऐसा लगा था कि इट वाज शॉक फॉर माई इंडस्ट्री कि ये क्या नई टेक्नोलॉजी, ये क्या कर रहे हैं, मतलब इसकी ज़रूरत भी है। बट कुछ चीज़ें मैंने अप्लाई की एंड दोज वर रियली गुड, बट एट द सेम टाइम अडेप्टेबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम। वेयर एज आईटी में, बिकॉज द एक्सपोजर इज़ इंटरनेशनल, एक्सपोजर उस हिसाब से होता है, तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप चीज़ें कर लेते हो, और मुझे लगता है उससे ग्रोथ भी अच्छी होती है। एंड दैट्स वाई अ लॉट ऑफ आईटी कंपनीज आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो लाइक योर्स जो भी है, अब तभी आप हेल्थ टेक स्पेस को भी समझ गए, इवॉल्व भी तभी होते हो क्योंकि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर है। यार ये तो इंडिया में हो ही नहीं रहा, ये तो कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। तो ये एक गैप ज़रूर रहता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि हर एक कंपनी को कहीं ना कहीं आईटी अगर नहीं भी यूज़ हो रहा तो अडेप्ट करो, क्योंकि वो आपको इवॉल्व भी कराएगा। अब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो कि जिसमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा होगा, डेटा ही डेटा होगा एक तरह से, क्योंकि जब आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो और वो डेटा में उनका सब कुछ आ जाएगा, हिस्ट्री भी आ जाती है, फिर उसके बाद उनकी कैसे कंडीशंस ठीक हो रही हैं, कैसे नहीं है।
अब ये डेटा सिक्योरिटी के लिए फिर आप क्या सोच रहे हो कि कैसे, चाहे और वो हो या इन जनरल ऑल्सो कि हेल्थ टेक में डेटा सिक्योरिटी कितना बड़ा चैलेंज है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? जैसे हिपा अभी नहीं है या ऐसी कोई कंप्लायंस नहीं है, तो कैसे किया जा सकता है इसको? देखिए हिप्पा इंडिया में नहीं है, बट हिप्पा एज अ वर्ल्ड तो है। हम उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं, विच हम करते हैं, उनकी चीज़ें देखते हैं, हाउ देर इंक्रिप्टिंग द डेटा, राइट। एंड इट्स नॉट अबाउट कि हम अगर हिप्पा कर लेंगे तो बुरा हो जाएगा। हम हिप्पा करेंगे और उसको उसका सर्टिफिकेशन लेंगे। तो उसमें तो ये नहीं है कि इंडियन कंपनी अगर इंडिया में हेल्थ केयर चला रही है तो आप हिप्पा का सर्टिफिकेशन नहीं ले सकते। आप एक हिप्पा के स्टैंडर्ड्स पे अपनी ऐप और एप्लीकेशन को डेवलप करते हो, और वही हम कर रहे हैं, ताकि डेटा जो है वो सिक्योर्ड रहे। किसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जहाँ पे कंसेंट जो मैनेजमेंट सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है वो बहुत अमेजिंग है कि आपका डेटा ऐसे ही नहीं होगा कि बिकता रहेगा। सब कुछ इनक्रिप्टेड है, सब कुछ सिक्योर्ड है। आपकी नॉलेज के बगैर वो दूसरे डॉक्टर को नहीं जाएगा, तीसरे बंदे की तो बात ही कुछ और है। ओके क्योंकि मेरा एक ही कंसर्न आता है, क्योंकि आज की डेट में जब इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ था तो साइबर अटैक्स ही बड़े थे, कहीं कहीं जगह से साइबर अटैक बड़े थे। और इंडिया ने बहुत ढंग से, क्योंकि हमारी वॉल अच्छी थी, तो बट अगर जब हम हेल्थ केयर की उसकी बात करते हैं, तो जब हेल्थ केयर का डेटा ऑनलाइन आ जाता है सारा, तो हेल्थ वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती है। क्योंकि जैसे फ्यूचर है, बोला गया बीच में कि बायोलॉजिकल वेपन, कोविड को बीच में बायोलॉजिकल वेपन भी बोला गया, तो फ्यूचर में भी कहा जाता है कि ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये इससे सारा डेटा ऑनलाइन जाने से या सारा डेटा डिजिटल होने से कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी भी बढ़ नहीं जाती? मतलब एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर सारा कुछ ही हमने डाल दिया, सारे ट्रेंड्स डाल दिए, तो कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बना सकता है कि पता चल सकता है कि ये तो भाई ये इस एरिया का, ये इनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ करो। तो पहले हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, जो साइबर सिक्योरिटी या और चीज़ें, बिफोर दिस हेल्थ केयर स्पेसेस और हेल्थ टेक स्पेसेस पूरी तरह से मोबिलाइज्ड? देखिए हेल्थ टेक के अंदर सिक्योरिटी तो होती है, और अच्छी बात यह है कि ऑडिट्स जो हैं वो फर्म्स करती हैं जो उसके लिए बनी हैं। हेल्थ टेक का जो है, जो भी जितने भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसमें आप लाइव होने से पहले, जैसे अगर मैं आबा की बात करूं, आप लाइव होने से पहले आपको एक सिक्योरिटी ऑडिट करवाना पड़ता है एक थर्ड पार्टी कंपनी से, जिसकी मास्टरी है उस चीज़ में। वो अच्छे से आपको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, आपके ऊपर अटैक्स करेंगे, अब वो देखेंगे कि आपका सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं है। सो व्हेन यू हैव समबडी हु डील्स विद दैट काइंड ऑफ अ प्लेस थिंग्स, फिर आपको रेस्ट एश्योर्ड कुछ नहीं होगा। डेटा आपका इंक्रिप्टेड है, कोई वो की के बिना डेटा देख नहीं सकता। कीज़ रिलेटिवली चेंज होती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। आप देखिए, अगर आप डेटा की बात करूं, हेल्थ को तो एक सेपरेट है ही। आज की डेट में सारा डेटा तो हमारा ऑनलाइन है। आप बिना इंटरनेट के फ़ोन चला के दिखा दीजिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स अ ट्रैश एक्चुअली विदाउट इंटरनेट। कितने दिन चला लोगे? अगर चला भी लोगे, आप बोलोगे ठीक है यार मेरे पास वीडियोस हैं, गाने हैं, मैं चला लूंगा। अब तो वो गेम्स भी सारी ऑनलाइन हो चुकी हैं। एग्जैक्टली तो आप नहीं चला सकते। तो डेटा तो सारा ही है, और डेटा सारा ही क्रूशियल है। अगर कोई करना चाहे तो वो ये भी देखेगा कि भैया ये जो है कौन सी गाने वीडियोस देखता है, क्या इसकी मैसेजिंग है, ये किस किस से बातें करता है। तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड एवरीथिंग हैज़ देयर सिक्योरिटी लेयर्स ऑन टॉप ऑफ इट। सब जगह इंक्रिप्शन है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो कंपनीज खुद भी नहीं देख सकती पेशेंट का। हमारे एंड पे हम नहीं देख सकते आपका डेटा कि पेशेंट का क्या रिकॉर्ड है। वी कांट सी इट आवरसेल्फ एज वेल। जस्ट द बेसिक इन्फॉर्मेशन वी कैन सी, नेम वगैरह, बट अपार्ट फ्रॉम इट हेल्थ डेटा इट्स ऑल इनक्रिप्टेड, वी कांट सी दैट। तो इसमें क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है? नहीं, अभी नहीं। आई विश हो, मैं तो बहुत एंथुजियास्टिक हूँ कि ब्लॉकचेन हो, बट वहाँ पे अभी आने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट आई थिंक दैट इज़ ग्रेट क्वेश्चन विच यू आस्क्ड मी। वी वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट कपल ऑफ ईयर्स बैक वेयर हेल्थ इज़ बीइंग ऑन ब्लॉकचेन। तो मेरा तो अगर लगा कहीं पे कि ब्लॉकचेन को इंडिया और बेटर अडेप्ट कर रहा है, आई वुड विश कि सारा डेटा जो है हेल्थ का ब्लॉकचेन पे आ जाए, जो 2 साल पहले तक था मेरा विजन। काफ़ी इनक्रिप्टेड हो जाता है उसमें। बट अब क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है एंड गवर्नमेंट वांट टू टेक्स एवरीबडी पार्ट ऑफ इट, आई थिंक वी आर हेयर विद द गवर्नमेंट
working together to make the health more accessible, more secure for everybody. आपका क्या विजन है और वो को लेके अगले 5-10 सालों के लिए? हमारा ये है कि और वो सब जगह दिखे. आपने बुकिंग करनी है अपॉइंटमेंट की, और वो है. आपने घर से वीडियो करना है, टेली कंसल्टेशन, और वो है. आपने फार्मेसी जाना है, और वो है. आपके पास एम्बुलेंस बुक करनी है, और वो है. आपने लैब में जाना है, और वो है. आपने अगर अपना लैब टेस्ट करवाना है, और वो है. और भी बड़े, ये तो सबको दिखती हैं चीज़ें जो हैं, बट जैसे जैसे इंडिया इवॉल्व होगा, वी वांट टू बी इन एवरीवेयर. आप ऑलरेडी इवॉल्व होके कुछ अहेड ऑफ टाइम चीज़ कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली ये इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली. तो फंडिंग वगैरह का नहीं कभी सोचा आपने? देखिए, अभी तक तो और वो सेल्फ फंडेड है, बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम. आईटी मेरा बैकग्राउंड है, तो हमारे पास वो लीकेजेस नहीं है जो बाकी कंपनीज में होती हैं शायद. आई थिंक वी हैव गुड कंट्रोल ऑन दैट. लीन मैनेजमेंट पूरा फॉलो कर रहे हैं. तो हम लोग वो नहीं कर रहे कि, देखिए, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं इंडिया में, जितने भी फंडिंग्स आती हैं, वो उसको मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली यूटिलाइज करते हैं. जितने भी स्टार्टअप्स हैं, दे गो क्रेजी व्हेन दे गेट मनी. वो ओवरफ्लोइंग फंड्स Yes. होते हैं और ओवर स्पेंडिंग होती ओवर है. स्पेंडिंग होती है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे शायद बताना पड़ता है इन्वेस्टर को कि मैंने इतना पैसा खर्च दिया. अगर नहीं खर्चा तो इन्वेस्टर वापस ले लेगा, तो वो खर्च देते हैं ऐसे ही. इसीलिए फेल भी हो रहे हैं. आप अगर अपने पैसे को देखोगे, मेरा विजन ये है कि और वो पहले दिन से जो है प्रॉफिटेबल रहे. एक्चुअली लोग जब फंडिंग लेते हैं ना, तो ये नहीं सोचते कि वो इक्विटी अपनी भेज के ले रहे हैं वो पैसा. लोगों को लगता है ये तो पैसा आ गया, पर आप देखो ना कितने शेयर चले गए आपके. आपका कंट्रोल चला जाता है कंपनीज का. बड़ी बड़ी कंपनीज, अभी नाम तो लेना मैं पसंद नहीं करूँगा, बट अभी रिसेंटली एक कंपनी को, एक बहुत बड़ी कंपनी ने फंड करा, उसके वीटो राइट्स ले लिए और ख़त्म कर दिया. फिर तो क्या ही है, फिर तो आपकी रही नहीं कंपनी. एग्जैक्टली. तो आपको सोचना चाहिए. फंडिंग इज अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है. $10 मिलियन मिल गए फंडिंग में, $20 मिलियन मिल गए फंडिंग में. मेरा ये, जब तक चलती है बढ़िया चलाओ, और आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ कि आपको नहीं जाना पड़े इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर खुद आए. देन यू डिसाइड इट ऑन योर टर्म्स कि भैया मैं तो इतना ही दूंगा, इतने पैसे लूंगा. पर ज़्यादातर आईटी कंपनी का माइंड में आता है कि ये फंडेड ही होगी. ये थॉट एक बन चुका है आजकल. ज़्यादातर कंपनीज होती भी हैं. हाँ. तो वही बात है, अगर आप सस्टेन कर सकते हो, और आप एक देखिए, मेन जो कोर है बिजनेस का, वो है प्रॉफिट्स, राइट. हम ये भूल चुके हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज तो, जो स्टार्टअप्स हैं, आई थिंक वो तो उनको लगता है कि मैं चलाऊंगा कंपनी, फंड करूंगा, बढ़ाता रहूंगा, मैं निकल जाऊंगा आईपीओ निकाल के, पीछे से कंपनी पब्लिक ही चला ले. राइट. यही हो रहा है. आप उसको किस तरह से, आपका विजन ही नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी का. इनफैक्ट विजन ना एग्जिट हो गया अब. हाँ. मेन धंधे का असूल क्या है? हाँ. भैया घर पे दो पैसे आए. हाँ. कि अदरवाइज तो वो तो फिर एक तरह से एनजीओ बन जाता है. हाँ. टेक्निकली अगर पैसा ही नहीं बना रहा, अब एनजीओ को भी तो एंड में पैसा ही चाहिए होता है. कि वो एक रेवेन्यू तो मॉडल चाहिए होता है, बट हाँ, वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए ना, सिर्फ वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली. और आप बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 1000 करोड़ का रेवेन्यू है जी, और 500 करोड़ का नुकसान है. तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो यार. आप, ठीक है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, शायद वो विजनरी इन्वेस्टर है जिसने आप पे दाव लगा दिया, बट वो कब तक चलेगा? आप कंपनी को अगर आप किसी लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आपको उसको प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा. और जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो पे, अच्छी कंपनी, फिर इन्वेस्टर्स खुद आते हैं आपके पास कि जी आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपने एग्जीक्यूशन कर ली है चीज़ों की, अब मैं आप पे पैसा लगाना चाहता हूँ, अब इसको और बड़ा बनाते हैं. वहाँ पे यू टेक मनी, राइट. कि जहाँ पे आपको लगे कि यू नो, नाउ आई एम प्रॉफिटेबल एंड स्टिल बी प्रॉफिटेबल आफ्टर टेकिंग द मनी एज वेल. तो वो मज़ा अलग है उसका. मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ. यू मेट काफ़ी बड़े सीईओज को भी अब मिले हैं. तो चाहे वो आप एप्पल की बात करें, या आप थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे कि हाउ योर एक्सपीरियंसेस मीटिंग दीज पीपल हु आर एक्चुअली बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री. तो इफ़ यू कैन शेयर अ फ्यू एग्जांपल्स. Yeah, definitely. I got an opportunity, and I'm very lucky to meet a lot of big leaders in tech space, and actually a lot of spaces. तो मैं फॉर्मर CEO एप्पल, फॉर्मर CEO PepsiCo, जो जॉन स्कली हैं, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम.
and I got an opportunity to meet the CEO of Atari, जिनके अंडर सिर्फ स्टीव जॉब्स का तो नाम सबने सुना है. हाँ जी. स्टीव जॉब्स ने एक ही जॉब करी है Yes. अटारी के अंडर, नॉलन बुशनल के अंडर, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम कपल ऑफ टाइम्स इन मीट हिम, एंड आई मेट जॉन मैककैफी. सबने सुना मैककैफे एंटीवायरस का, राइट? पूरा इंडिया यूज करता था एक टाइम पे. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम एंड लॉट ऑफ अदर लीडर्स एज वेल, सम ग्रेट इंडियन लीडर्स एज वेल आई हैव मेट. तो उन सबसे यही सीखने को मिलता है कि भैया लगे रहो. जो है ना, आज इंडियन एंटरप्रेन्योर जो है वो हार भी बड़ी जल्दी मान जाता है. आपको एक झटका लगा नहीं, आपने कहा दुकान बंद, यार मैं घर बैठूंगा, अब मैं घर बैठूंगा 6-8 महीने साल घर बैठूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा. तो जब फिर से स्टार्ट करता है ना, वो फिर वापस वहीं से ही होती है, जीरो से. तो ये जो परसिवेरेंस है, ये उनसे सीखने को मिली मुझे, उनकी स्टोरीज से पता चला, विच इज़ No, actually that's true कि वो लगे रहो वाली जो चीज़ है ना, लगे रहो मुन्ना भाई वाला, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि वो तो प्रॉब्लम से बाय डिफ़ॉल्ट आनी ही है. और ये कि आपकी क्षमता कितनी बन जाती है कि आप वो प्रॉब्लम कितनी इजीली संभाल सकते हो. वो हर एक एंटरप्रेन्योर के साथ होता है, और सस्टेनेबिलिटी उसी में ही होती है. अब लोग सोच ले कि ये फॉर एवर है, ऐसा नहीं होता. बट द ओनली थिंग इज़ दैट यू कीप ऑन इवॉल्विंग. एंड जो आपकी बातें हैं, थॉट प्रोसेस से ऐसे लग रहा है कि दैट you are an evolving entrepreneur. How important is एक टाइम पे आपने भी इंजीनियरिंग की है, यू हैव आल्सो डन फ्रॉम पंजाब, आई हैव आल्सो डन फ्रॉम पंजाब. तैयारी IIT की तैयारी होती है, IIT नहीं होता, फिर उसके बाद AEEE के रैंक के हिसाब से हमने वो किया है. आजकल थोड़े से चेंज हो गए टर्म्स वगैरह, तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं बताओ, JEE मेंस आता है और ये सब चीज़ें होती हैं. थॉट आता है कि जो बड़ा लाइफ में जो बड़ा कुछ करते हैं, बड़ा उखाड़ते हैं, वो IIT वाले ही होते हैं. तो ये आपके कभी थॉट में था कि मतलब IITians ज़्यादा बेस्ट, कि अभी वो कई बार एक कॉम्प्लेक्स भी आता है जो IIT नहीं कर पाते हैं IITians के अलावा. तो कभी था थॉट, या शुरू से था कि यार आई एम इक्वली गुड, मैं भी वही कर लूँगा जो IITians कर सकते हैं? देखिए, मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ, राइट, कि मैं IIT से नहीं हूँ, IIM से नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता. क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना. ठीक है, उन्होंने अपने, देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको किसी ना किसी स्टेज पे मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में. आप वो मेहनत स्कूल में कर लो, IIT में चले जाओगे आप वो मेहनत कॉलेज के बाद कर लो, कॉलेज में कर लो तो कॉलेज के बाद कहीं कर लोगे. आपको 5 से 7 साल अपनी ज़िंदगी के वो भट्टी में निकालने ही पड़ेंगे. वेरी राइट. ये जो है, जो जिस स्टेज पे कर लेता है वो वहाँ पहुँच जाता है. आज IIT IIM वाले अगर मैं हायर कर लूँ तो उससे बेटर क्या हो सकता है जी? बहुत चीज़ें रिलेट हो रही है. सिमिलर, आई थिंक क्वाइट सिमिलर वे. एंड आई फील दैट जो एंटरप्रेन्योर ऐसे बना होता है, खुद बना होता है, और इतने साल लगा के वो इसी प्रोसेस से निकला होता है, और उसका थॉट ये बन जाता है कि एक बार ही तो रगड़ा खाना ही पड़ेगा. देयर आर नो फ्रीबीज, एंड वो आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट भट्टी जो है. और चाहे वो किसी में हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योरशिप भी हो, कहीं पे अगर आप एज अ कॉर्पोरेट अगर आप ग्रो भी कर रहे हो या जॉब भी कर रहे हो, तो आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग इन कॉर्पोरेट्स एंड इन जॉब्स एज वेल, जिन्होंने पूरे 5-7 साल अच्छी तरह वो कहते हैं भट्टी में अपने आप को तपाया, दे आर डूइंग ग्रेट. तो ये सब्जेक्टिव एक ही है बस, वो देयर इज नो शॉर्टकट. आई थिंक वो जो है, आपको कहते हैं कि अगर इजी मनी चाहिए तो लोग गैम्बलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट जितना भी जो उसका निकल के निचोड़ आया है कि बिना मेहनत के आप नहीं पहुंच सकते. आप बोलोगे कि मैं लकी नहीं था, मैं बहुत, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, मैं बन नहीं पाऊंगा, मेरे पास फंडिंग नहीं थी, मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरे पास आइडिया था बहुत अच्छा था, बट यार मेरे पास ना फंडिंग होती ना अगर, तो मैं कहाँ क्या ये फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वाले, राइट. हर वो एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट ऐसा हो जाता है लोगों का, हाँ, कि फंडिंग चाहिए यार तभी मैं कुछ बनूंगा. बट यही तो प्रॉब्लम है. जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब एंटरप्रेन्योर वर्ड लोग मेन स्ट्रीम में नहीं था. कहते कि कोई बिजनेस करना है. मैं तो खुद आज भी ऐसे आई एम अ बिजनेसमैन. आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर, आई वुड से. इट्स अ फैंसी वर्ड, आई लव इट एज वेल.
But when I started it, this was not a mainstream word or cliche word which everybody says. आज आप कई लोगों को तो ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं करते, कार्ड छपवाए मैं एंटरप्रेन्योर हूँ. इसी पे मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाई डू स्टार्टअप्स फेल? टॉप 5 रीजंस ही बता दो. देखिए टॉप 5 रीजंस तो जो है वो है कि एक तो मेहनत नहीं करते लोग, आइडिया है, एग्जीक्यूशन नहीं करते. आइडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो आइडिया फेल ही होगा. आइडियाज़ तो मेरे को 1000 आते हैं दिन में, हर बंदे को 1000-2000 आइडियाज़ आते हैं बिजनेस के कि भैया मैं ये भी कर लूँ. अब आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है जो कहते थे आज से 10 साल पहले कि हम सब्जी को ऑनलाइन बेचेंगे एट दैट टाइम. अब तो ब्लिंकिट आ गया है, सब बिक रहा है. दे यूज्ड टू डू दैट, है ना. फिर उसकी वही परसिवरेंस नहीं है, कोई ले नहीं रहा या जो भी है, पीछे नहीं पड़े तो फेल हो गए. तो परसिवरेंस इज़ वन. सेकेंड इज़ मेहनत, जहाँ पे आपको करनी ही करनी है. थर्ड डेडिकेशन, हार्ड वर्क और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना. आई थिंक दीज आर द 5 थिंग्स विच आई वुड से. डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. आपको ऑफिस में जाना ही जाना है. अगर आपने छुट्टी मार के घर में बैठे हो आप, और चाहे ऑफिस में काम नहीं है, वट एवर, डोंट डू दैट. हर दिन आप जाओ, वहाँ वेले बैठे रहो, जाए ऑफिस जाओ. काफ़ी लोग हैं छोटा सा काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट आ गया, कर लिया, सक्सेसफुल हो गए, थोड़ा प्रोजेक्ट अच्छा हो गया, चलो जी अब से मैं घर से ही काम कर लूँगा. डोंट डू दैट. मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ. आई एम नेवर ऑन लीव. मैं अगर हॉलीडे पे भी होता हूँ, आई टेक माई क्लाइंट्स कॉल फ्रॉम देयर एज वेल. आप मानोगे नहीं, मेरी शादी का दिन था, शादी का के बाद जो डोली जाती है ना, आई took a break, I took a client call in that dolly and then I went to my place. इससे बड़ी क्या आपको मैं बताऊं. नहीं, this is actually how it should be. कि आप मतलब देखो, आप शादी भी अगर आप कर रहे हो तो शादी के बाद भी तो आपको अगर सही रखना है तो वो काम की वजह से ही हो रहा है. तो काम को हम क्या होता है कि हम लीस्ट प्रेफरेंस ही काम को दे देते हैं. और वो एक अच्छा, ये वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर कुछ बताओ. अरे मेरा बड़ा अच्छा थॉट है इसके ऊपर. इंडियंस बीइंग, मैं देखता हूँ लोगों को, ऑफिस में होंगे घर के बारे में सोचेंगे, घर पे होंगे ऑफिस के बारे में सोचेंगे. वो दो बैलेंस वहीं खराब कर दिया लोगों ने. तो ये ऑफिस में काम नहीं हो करते लोग. ऑफिस में आप वो सोचेंगे ओ फलाना घूमने जाना है, वहाँ जाना है, इधर करना है. यही और हम में वेस्टर्न लोगों में फ़र्क है. ये बहुत बड़ा फ़र्क है. वो जब काम करते हैं ना, आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग फ्रॉम US, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जितनी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं जहाँ हम काम करते हैं, उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड वर्क है ना, वो बहुत क्लियर है. वो काम में सिर्फ काम करते हैं. वो नहीं फालतू बातें करते. ब्रेक लेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इतना, हम तो चलो मजाक भी बहुत कर लेते हैं कॉलीग्स के साथ, ओवर, मुझे नहीं लगता वहाँ पे लोग फ्रेंडली या ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं. यहाँ पे इंडिया में तो लोग ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं. इट इज़ अ फैक्ट. एंड मैं एक बहुत अच्छी चीज़ है, आई थिंक आपने बहुत सही ये पॉइंट रेज किया है. ये तो मैं भी बताना चाहूँगा. आई हैव सीन इवन CEOs क्लीनिंग द टेबल्स. और वो कहते हैं यार ये मेरा ही है, मैंने ही खाया, मैं साफ़ कर लिया. या वो इनफैक्ट एक तो मैं किसी CEO को मिला, तो जैसे इवेंट से हुआ पूरे टीम का, उसके बाद शी डिडंट एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स. वो खुद गई और सबने खाना खुना खाया, निकली तो सारे टेबल्स अलाइन करके सेट कर रही है. कहते कि बिकॉज हाउस कीपिंग विल बी कमिंग टुमारो, यहाँ रात को ही आते हैं, तो पर शाम को किसी और ने भी आना है, तो आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग इट टू एनीबडी, एंड दैट इज़ वाई मुझे लगा कि वो CEO इसीलिए है, बाकी लोग नहीं है, क्योंकि और किसी ने वो इनिशिएटिव नहीं लिया. तो ये फ़र्क होता है, एटीट्यूड का बड़ा फ़र्क होता है. एंड वो एक बंदा 5 के बराबर होते हैं. ये रियलिटी है. बिल्कुल सही बात है. और ऐसा ही होता है जब आपके पास, आप देखिए CEO जो होता है डायरेक्शन भी देता है, बट CEO जो होता है ना, वो एक्चुअली चेस में वजीर की तरह होता है. वो कहीं भी चला जाता है. हाँ. वो जाता है, वो कहेगा ठीक है यार आज मेरा ऑफिस बॉय नहीं आया, पानी की बोतल लगानी है, मैं लगा देता हूँ. हाँ. राइट. क्या दिक्कत है? हाँ. आज मेरी HR नहीं आई, ठीक है यार मैं लीव्स देख लेता हूँ. आज मेरा कोई मैनेजर नहीं आया, मैं उसका काम देख लेता हूँ. तो CEO जो है वो इस तरह से होता है. और देखो चेस में सबसे पावरफुल राजा नहीं होता, हालांकि CEO इज़ राजा, बट वजीर होता है, क्योंकि वो सब चीज़ें अडेप्ट कर लेता है. और यही जो चीज़ें हैं वो एक अच्छा लीडर बनाती है. मैंने बहुत CEOs देखे हैं कि जो
जो हैं कि गाड़ी से अपना बैग भी लेके नहीं आते। टिफिन उठाने में उनको शर्म आती है। एग्जैक्टली कि मैं टिफिन नहीं लेके जाऊंगा भैया, मैं सीईओ हूँ कंपनी का, मैं टिफिन नहीं उठाऊंगा। मैं क्यों उठाऊं बैग अपना? मैं बुलाऊंगा ऊपर से और बंदे को, या अपने साथ आएगा उसको बोलूंगा भैया दरवाज़ा ऊपर जाओ, मेरे कैबिन में रख के आओ। वी डोंट डू दैट। उससे आप ठीक है यार अपने ऑफिस में रुतबा बना लोगे शायद, बट आई थिंक वो कोर जो है ना आपका, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ह्यूमिलिटी यहीं पे डामाडोल हो जाती है। एग्जैक्टली। और एक बड़ी अच्छी कोट है जो मेरे को बड़ी पसंद है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, आपको उतना हम्बल होना चाहिए। जितना आप लाइफ में बढ़ो उतने आप हम्बल हो जाओ, उतना आपके मन में स्नेह हो लोगों के लिए, उतने आप लोगों की केयर करो। वो लेवल जो है वो आ ही नहीं रहा है लोगों में। लोग ऊपर बढ़ के एरोगेंट हो गए हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके ऑफिस में चल क्या रहा है। आपको नहीं पता कि भैया ऑफिस बॉय की भी कोई प्रॉब्लम है शायद, या आपका कोई जूनियर एम्प्लॉई, वो आपके पास आ नहीं पा रहा क्योंकि आपने गैप ही इतना डाल दिया है। आज मेरे ऑफिस में अगर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ है, तो सीधा मेरे पास आ सकता है। उसको किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैनेजर के बीच में से आने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सो एक्सेसिबल टू एवरीबडी। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि सब कुछ तो नहीं, सबसे तो नहीं आप मिल पाओगे, है ना। अगर आपकी 100-200 लोगों की टीम है, सबको टाइम नहीं दे, बट 100 लोग एक साथ आएंगे भी नहीं। कुछ होंगे जो शायद एचआर के पास हो जाएगा निपटारा, कुछ का कहीं मैनेजर लेवल पे हो जाएगा, बट कुछ लोग होंगे आपके पास आएंगे। आप उनको वक्त दीजिए, उनकी बात समझिए कि ये प्रॉब्लम है, और वैसे ही उसी तरह से ही आपकी कंपनी भी ग्रो करती है। उन्हीं से ही फीडबैक लेके आप अपना जो है चीज़ों को बदलते हो। कई बार क्या होता है, आप ऊपर से देखते हो चीज़ें सब बढ़िया लगती हैं, है ना, तो जब आप अंदर घुसते हो तो आपको दिखता है ओ यार ये तो यहाँ पे देयर इज सम मिसिंग पीस हेयर। वो लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं जो आपको बताते हैं, आप उनकी बात सुनिए, उसको उनका पूरा एक्सेसिबल होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। एंड एक्सेसिबिलिटी होना माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता। एक्सेसिबिलिटी एटलीस्ट फॉर द फीडबैक, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट फीडबैक सिस्टम कि एंड यू शुड बी द वन हु शुड एनकरेज फीडबैक। क्योंकि अगर आप इनकरेज नहीं करोगे, आप सिर्फ अगर येस मैन चाह रहे हो कि जो अच्छा ही आपको बोले, इसका मतलब आप सिर्फ अपनी ईगो बूस्ट करना चाह रहे हो। यू आर नॉट द राइट लीडर। एंड टू बी अ राइट लीडर आपको ये ओपन एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि भाई मुझे बताओ क्या गलत हो रहा है, लेट्स सॉल्व इट, उसको बेटर करते हैं। तो यार वेरी राइट, यू आर अ ग्रेट लीडर। ऐसे पता चल रहा है आपकी बातों से कि आप बड़े क्लियर हो अपने माइंड में। अभिषेक, आपसे बहुत मज़ा आया। हमने शुरुआत कुछ और की, बात कुछ और कर रहे थे, पर यही असली डीप रूट टॉक है कि हम सही मुद्दों पे बात करें। और जब आपके जैसे एक्सपीरियंस्ड यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो ये बहुत एक इन अ वे ना व्हाट वी गेट फ्रेश व्यूज़ एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि फंडामेंटल्स वही रहते हैं, बट यू हैव फ्रेश पर्सपेक्टिव्स एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, जो बहुत सही चीज़ है। अब एक और चीज़ आपसे मैं जो पूछना चाहूँगा, यू आर एन इंजीनियर जिसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी 8 महीने की सिर्फ जॉब करके डिग्री के बाद 10-11 साल लगा के बिज डिज़ायर को खड़ा किया। और वही सारे चैलेंजेस आए कि कभी कभी वो सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं होते, वो सब चीज़ें वो आप सब पार कर चुके, बूटस्ट्रैप्ड। एंड फिर उसके बाद अब आप अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया आपने कि जिसमें आप हेल्थ केयर की एक हेल्थ टेक के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, विच इज़ अगेन अ विजनरी थिंग। Whereas a lot of entrepreneurs who have 30 years of experience in entrepreneurship, but वो tech savvy नहीं है, so what are they losing on it? Like जो इस समय entrepreneurs हैं 50 से ऊपर वाले, and practically either they are Gen X और baby boomers, वो क्या मिस कर रहे हैं जो आज की डेट का जो या तो Gen Z और a millennial is able to do it at a faster pace, तो वो क्या मिस कर रहे हैं पूरी गेम में? आई थिंक देखिए, जो चीज़ें जो है अब सब कुछ फ़ोन पे है ना। आपकी मार्केटिंग भी फ़ोन पे है, आपकी एडवर्टाइजमेंट भी फ़ोन पे है, सब कुछ जो है इट्स ऑन योर इन द हैंड ऑफ योर पाम्स। आई थिंक वो नहीं था 2010 से पहले भी नहीं था, राइट। तो ये जो पिछले 15 साल हैं, इसमें
चीज़ें कितनी जल्दी बदल गई हैं। आप देखिए, अगर हम 2010 से पहले की बात करें, वी एज एन इंडियन वी एक्चुअली कुडंट अफोर्ड थिंग्स। हमारी अफोर्डेबिलिटी कम थी, हम चीज़ें खरीद नहीं पाते थे, चीज़ें महंगी थी, हमारी सैलरी कम थी, और वो चीज़ें जो हैं वो अब इतनी ज़्यादा बदल गई हैं। वो जो डाइवर्सिफिकेशन जो हमारे यूज़र में आया है, हमारे जो जो पॉपुलेशन में आया है, वो अगर वो टेक्नोलॉजी की तरफ ही आया है। और अगला जो जेन जी है विच इज़ कमिंग अप, एंड देन ऑल द मिलेनियल्स हैं, हम सब टेक सेवी हैं। और पैसा भी अब धीरे धीरे, अब मिलेनियल्स को लोग सीरियसली लेने लग गए हैं, क्योंकि अब मनी इज़ इन द हैंड ऑफ मिलेनियल्स। अब नेक्स्ट जो है क्यों जेनजी को ले रहे हैं, अब वो धीरे धीरे वो भी इस तरफ आ रहे हैं कि भाई उनके पास भी पैसा है। तो आपके 40-50 वाले लोग तो खर्चते नहीं है, क्योंकि हमारी हैबिट्स नहीं है। आप देखिए, आप पेरेंट्स को बोलिए लेके जाइए कहीं पे, आप बोलेंगे, वो कहेंगे नहीं यार, नहीं इतना ये नहीं, मैं नहीं लूँगा। हाँ, है ना। तो व्हेन यू टॉक टू योर पेरेंट्स, तो मैं घर पे चीज़ देता हूँ तो मैं भी डिस्काउंटेड ही बताता हूँ, राइट, कि जी ये तो फ्री में ही मिल गई। क्योंकि अगर मैं एक्चुअल वैल्यू बता दूंगा तो वो शायद बोलेंगे नहीं यार, वापस कर दे, आई डोंट नीड इट। हाँ जी, है ना। तो वहाँ पे तो एक्सपेंस वो हो ही नहीं रहा है। आप जब बात कर रहे हो कि मिलेनियल्स और बाकी, दैट इज़ वेयर द मनी स्पेंडर्स आर। और आप अगर टेक सेवी नहीं हो, आप उनको रीच आउट नहीं कर पाओगे। मैंने लिए जितने भी हमारे आज की जनरेशन के लोग हैं, टीवी तो हम देखते ही नहीं है, क्योंकि वही टाइम वेस्ट की बात है। एड्स इतनी आती हैं कि टीवी हमारी लाइफ से ख़त्म हो गया, बस वही, वी ऑल आर ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स नाउ। तो आपको कनेक्ट करना है तो टेक सेवी बनना पड़ेगा। बहुत सही चीज़ आपने बताई। इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू। लास्ट 1 घंटा नहीं पता चला, और सच में मुझे बड़ा बड़ा फ्रेश महसूस हो रहा है आपसे बात करके। स्पेशली जो आपने पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, वो एक तरह से मुझे भी रिफ़्रेश किया है। ऑलमोस्ट इट्स बीन 13 ईयर्स नाउ, मेरी भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, जो भी बिज़नेस की जर्नी जो शुरू हुई थी, और जो एवोल्यूशन, और मुझे वो इंस्टांसेस भी याद है कि जब जब लगा कंपनी बंद हो जाएगी, और याद है कि नहीं, लगे रहना है, और वो चीज़ें होती है। बट ये जो मैं पिछले 1-1.5 साल से सीख रहा हूँ कि टेक कितना इम्पोर्टेंट है। इवन नाउ वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व टूवर्ड्स the tech side, but the way you're doing it, it's a learning thing for me as well, and I wish you the best for Orvo, and I wish you the best for whatever you're doing in this IT tech space. और पर जाते जाते मैं चाहता हूँ आपके भी कुछ ऐसे इंस्पिरेशंस या होंगी आईटी स्पेस में, कुछ एक दो अगर आप मोहाली से नाम ले लें, एक दो इंडिया से, और एक दो ग्लोबल नाम अगर आप लें, तो जिनसे आप इंस्पायर होते हैं या जिनको आप बेंचमार्क भी करते हो। देखिए, एक बीइंग इन आईटी मेरा थोड़ा लोकल में थोड़ा कम रहा है, क्योंकि हम मोस्टली बाहर करते हैं एक्सपोर्ट। तो इंडिया और ग्लोब के मैं आपको ज़रूर थोड़े बताना चाहूँगा। आज मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बाय द वे। अगर मोहाली में है तो आप हो। तो बट इंडिया और ग्लोब की बात करें तो देखिए, एवरीबडी हु इज़ डूइंग ग्रेट, राइट, वो इंस्पिरेशन खुद ब खुद बन जाता है। जिसने स्टार्टिंग से जो है खुद से काम किया है, वही मेरी इंस्पिरेशन है। हमारे ऑफिस में हमने एक वॉल में बहुत सारी पिक्चर्स लगा रखी हैं फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। तो उसमें हमने हर इंडस्ट्री को कवर किया हुआ है वॉल पे। कभी आप आइए ऑफिस, आई वुड लव टू शोकेस दैट टू यू एज वेल। तो आप चाहे वो देखिए, म्यूज़िक है, थिएटर है, एक्टिंग है, चाहे आपकी कोई ऑथर्स हैं, तो अगर सबकी बात करें तो हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो आप चाहे लता मंगेशकर की बात कर लो, चाहे आप किशोर कुमार की बात कर लो, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लो, आप मनमोहन सिंह जी की बात कर लो, आप अब्दुल कलाम जी की बात कर लो, राइट। तो और इसके अलावा जितने भी हैं, अगर फॉरेन में बात करें तो आप जो है बराक ओबामा की बात कर लो, आप नेल्सन मंडेला की बात कर लो, आप कल्पना चावला की बात कर लो। तो काफ़ी हर जगह इंस्पिरेशन है। आपको बस उनसे बेस्ट सीखना है। एक हमारे वहाँ पे एक डॉक्टर की भी फ़ोटो लगी हुई है। एक डॉक्टर हैं, शेट्टी नाम है, डॉक्टर शेट्टी, आई फॉरगेट हिज फर्स्ट नेम। ही रन्स हार्ट सर्जरी हॉस्पिटल एंड ही डज चीपेस्ट हार्ट सर्जरीज इन द वर्ल्ड।
तो मैंने जब उनकी देखा, उनका पॉडकास्ट था शायद और या कुछ था, मैंने देखा, तो उन्होंने बताया उसके बारे में, हाउ ही ऑपरेट्स द हॉस्पिटल। ये कोई 5-10 साल पुरानी बात है जब ही टोल्ड मी। उन्होंने मदर टेरेसा पे का भी उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन किया था। तो मैं उनसे इतना इंस्पायर हुआ, तो मैंने उनकी भी फ़ोटो लगाई है। तो मैं जिन जिन लोगों से इंस्पायर होता हूँ, मैं उनकी फ़ोटो वहाँ लगा लेता हूँ, और फिर मैं उनको देख देख के उनकी लर्निंग्स से करता हूँ कि यार ये सेल्फ, एक बस ये ज़रूर है विच आई कीप इन माइंड वाइल हैंगिंग हिज पिक्चर, कि ये बंदा सेल्फ मेड हो। ये इन अ वे आई थिंक यू हैव सेड इट वेरी राइट कि इंस्पिरेशन कहीं से भी ली जा सकती है बट सेल्फ मेड हो। और एक और मुझे आपका चीज़ पता चली थी, और अ स्टोरी टेलर एज वेल। आप आर्ट से भी जुड़े हैं, तो इसके बारे में किसी और दिन आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो आर्ट कितना हेल्प करता है एक एंटरप्रेन्योर को? अरे बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 4th क्लास में था स्कूल में, आई ज्वाइंट म्यूज़िक। तो मैंने 8 साल म्यूज़िक करा। मैंने वहाँ डिसिप्लिन सीखा। मैं रोज़ सुबह स्कूल जो अगर 8 बजे लगता है तो मैं 7:30 बजे स्कूल पहुँचता था। मैं म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था प्रेयर में। तो मेरे को जल्दी पहुँचना है, करीब करीब 200-300 मीटर से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स उठाने हैं, उठा के स्टेज पे लगाने हैं, करना है परफॉर्म, उसके बाद वापस रख के आने हैं म्यूज़िक रूम में। तो वो एक डिसिप्लिन वहाँ से बना, सुबह का जो था, डेली जाना और पैशनेट। वही है, पैशन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। फिर कॉलेज में आई ज्वाइन थिएटर्स। तो उसका भी एक छोटी सी अगर स्टोरी बता पाऊँ, जी जी। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। मैंने भी बाद में रियलाइज़ करा कि आपको अपॉर्चुनिटी देखनी आनी चाहिए। तो मैं जब कॉलेज में गया, मैंने 8 साल म्यूज़िक करा था। मेरे पास काफ़ी अवार्ड्स थे म्यूज़िक में, सिंगिंग के और इंस्ट्रूमेंट्स के, यूथ फेस्टिवल्स के अवार्ड्स थे। थिएटर मैंने एक आधा प्ले करा था, और म्यूज़िक में 8 साल रोज़ कर रहा हूँ। 2 प्ले करे हैं थिएटर के मैंने स्कूल लाइफ में। एंड देन आई वेंट टू कॉलेज। मैं ऑडिशन की लाइन में लगा। वहाँ ऑडिशंस होते हैं फ्रेशर्स के, कि मैं क्या म्यूज़िक मेरे को कौन रिजेक्ट करेगा, 8 साल। तो मैं गया तो देखा 100-150 लोग लाइन में लगे हुए हैं। हर बंदा अपने आप को ए आर रहमान समझ रहा है, हर बंदा वो कर रहा है, गिटार लेके आया हुआ है एंड ऑल। तो मैंने कहा यार ये तो यहाँ तो दाल गलेगी नहीं। हुआ भी यही, मुझे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने सिंगिंग में। एंड देन फिर मैंने वहीं पे एक करा। वहाँ पे 2 ऑडिशन हो रहे थे साथ में, पहले सिंगल्स के होने थे, बाद में डुइट्स के होने थे। मैंने देखा डुइट में कोई है ही नहीं, सब लोग भागा दौड़ी में एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। मैंने वहीं एक बंदे को पकड़ा, अपने सीनियर को। मैं कहा डुइट करेगा भैया? कहता हाँ जी डुइट करूँगा। हम डुइट करके हम मेडल ले आए। अब मतलब वही है ना और कि हाँ, थोड़ा भीड़ से निकल के देखो तो सही। और आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ, मैं थिएटर की लाइन में गया, हाँ। वहाँ मैं अकेला था। सेम डे ऑडिशन थे, थिएटर की लाइन में मैं अकेला था। मैंने दिया उनको, अपना दिखाया, एंड देन दे चोज मी। मैंने 4 साल थिएटर किया। स्कूल में आई वॉज प्रेजिडेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ म्यूजिक, एंड इन कॉलेज आई वॉज द कल्चरल हेड ऑफ द कॉलेज बिकॉज ऑफ थिएटर, बिकॉज आई लर्नड इट इन दोज 4 years। आई टुक क्लासेज, आई सॉ वीडियोज ऑनलाइन। मैंने डायरेक्ट करे प्लेज अपने कॉलेज लाइफ में। एंड इसके बीच में एक जो कल्चरल चीज़ हुई, आई रोट अ बुक एज वेल, पोइट्री बुक इन 2012। डैट केम आउट ऑफ, मैं ब्लॉगिंग करता था, मेरे को नया नया चढ़ा था, पोइट्री का शौक चढ़ता है आपको जब थोड़े आप किशोर अवस्था में आते हो। तो मैंने पोइट्री ऑनलाइन लिखनी शुरू करी। आई गॉट अ मैसेज ऑन माई ब्लॉग कॉमेंट कि हम बुक कर रहे हैं, यू कम एंड सेंड अस सम थिंग्स। आई सेंड देम, दे माई बुक गॉट पब्लिश्ड। क्या बात है। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले आपको वहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं होता। आपने 10 साल काम करा, मैंने 8 साल म्यूज़िक किया था। मैं लटका रहता तो शायद मैं लटका ही रहता। मैंने देखा यार अपॉर्चुनिटी यहाँ है, यहाँ जाओ। क्या लाइफ में पिवट करते रहो। हाँ, लर्न, चेंज इट, यू लर्न एंड यू मूव ऑन। You will be great in that space maybe. That is what actually happened with me. So now I'm gold medalist in theatre from Punjab Technical University, of course, in all these cultural events जो होते हैं. And I was like also gold medalist in music, gold and silver award जो state level का था, हमें मिला था in the music. At that time I used to sing. क्या बात है। मैंने भी अभी 6 महीने से थिएटर दोबारा शुरू किया, तो आपके साथ कुछ करेंगे। हाँ, definitely. No, that's lovely, मतलब very inspiring. And how has been your experience on this show, on Supreet Singh show? I think this has been amazing. I've done some this is my first podcast,
but I have done some speeches and all those things. But I'm really loving this. I think it's so natural. मुझे भी टाइम का पता ही नहीं चला. I just said 1 घंटे से ऊपर हो गया, मुझे भी नहीं पता चला. हाँ नहीं, मैंने पूछा, मेरे को एकदम ध्यान आया, मैं क्या टाइम पूछूं तो सही इनसे कितना हुआ. एंड बिकॉज द कॉन्वर्सेशन वाज फ्री फ्लोइंग एंड द ग्रेट पार्ट इज दैट वो एक हमारा एंटरप्रेन्योरियल या बिजनेस वाला और साथ में अब तो आर्टिस्ट वाला कनेक्ट भी हो गया. तो बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो एंड इट्स बीन अ प्लेजर. Yeah, thank you so much, Supreet, for having me. And let's meet after the show as well. Sure, we'll stay connected now. Thank you. Thank you.